तो कल हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने सारी विद इन डिटेल पढ़ ली थी, और अब जो है इसके बाद नेक्स्ट हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और इंडियंस वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल कर चुके हैं विद देयर काजेस। क्या काजेस थी जिनकी वजह से वो फेल हो गए थे, आप बताएं, एक काज बताएं जी। जी जी जी, पॉलिटिकल काजेस थे, रिलीजियस काजेस, इकोनॉमिकल काजेस। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो फेल क्यों हो गए थे, वो काज बताएं मुझे। वेपन्स की कमी थी सर, जी दूसरे सर तादाद भी इनकी कम थी सर, जी जी, वेपन ज़्यादा थे सर, आउट फैशन्ड थे इन फाइटिंग, और उनके पास एक और इम्पोर्टेंट लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, इन वजह से वो जो है ना हार गए थे। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो इसमें क्या हो गया था, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हो चुकी है, 1958 आ चुका है, अब क्या हुआ था, अंग्रेज़ समझते थे कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं, ये रिवोल्ट हुआ है, वो पर्टिकुलर मुस्लिम्स की वजह से हुआ है। वो पर्टिकुलर किसकी वजह से हुआ है, मुस्लिम्स की वजह से हुआ है। अब वो मुस्लिम्स जैसे आ गए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने उन पे क्रूअल्टी स्टार्ट कर दी, हर तरीके से उनको सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर सेक्टर में जो है ना उनको क्या कर दिया, उन्होंने पीछे रखा। उनको क्या कर दिया, उन्होंने पीछे रखा। जितने भी स्पेशली इंडियंस तो थे, लेकिन गवर्नमेंट में इंडियंस भी आ गए, फिर उसके अलावा जो है आपके मुस्लिम्स भी थे। जब फिर उन्होंने क्या किया, वो समझते थे कि ये सारी की सारी किस वजह से ये रिवोल्ट हुआ था, वो समझते थे कि मुस्लिम्स की वजह से हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को पीछे रखना स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम्स को बैकवर्ड में रख दिया। फिर इस चीज़ को मुस्लिम्स में एक जज्बा पैदा करने के लिए, मुस्लिम्स को आगे लेके जाने के लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक शख्स आता है। उस जज्बे को आगे लेके जाने के लिए एक शख्स आता है, उस शख्स का नाम होता है हमारे पास, ठीक है, ये वो शख्स हैं। ये वो शख्स आते हैं और मुस्लिम्स को कहते हैं कि अभी आपने, इमरान खान की तरह कहता है कि जो है ना अभी आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और वो स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी सर्विसेज, अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान के बारे में, वो रैंडमली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके तहसीलदार के 2018 के पेपर में, आप में से अगर 2018 का पेपर अगर किसी ने देखा है तो वो उसका क्वेश्चन डायरेक्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर सैयद अहमद की जो है ना सर्विसेज को डिफाइन करें आप, ठीक है, डायरेक्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। और पीसीएस में भी इसका क्वेश्चन आता है, सीएसएस में तो डेफिनेटली आता है। जब ये सर सैयद अहमद खान हमारे पास आ गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर सैयद अहमद की हम अर्ली लाइफ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस शख्स की क्या करेंगे, उसकी जितनी भी लाइफ है उसको हम पहले स्टडी करेंगे। फिर उसकी सर्विसेज को हम पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या सर्विसेज दी, क्या क्या काम किए, मुसलमानों को उसने कैसे आगे लेके आया, वो सारी इसके बाद चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आपकी जीके में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जो सर सैयद अहमद की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है। किसी को पता है डेट ऑफ बर्थ? वसीम बताओ। 1817 जी जी जी, 17 अक्टूबर 1817। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आप किसी भी शख्स की डेट है या फिगर है वो कैसे याद करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कैसे? अच्छा, आप बताएं कैसे याद करते हैं? किसी भी डेट आ गई, आप रीडिंग कर रहे हैं और आपके सामने डेट आ गई, उसको कैसे याद करेंगे कि मुझे इस शख्स की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, तो उसको कैसे याद करेंगे? कोई ट्रिक बताएं मुझे जो आप करते हैं अपनी स्टडी में। जी, इंसिडेंट्स को क्या करते हैं? अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, अब सर सैयद अहमद की डेट ऑफ बर्थ में तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो वो कैसे याद करेंगे?
जी ठीक है। और कोई बताएं, कोई नया मेथड बताएं। मंथ के हिसाब से, जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी या फिर बर्थडे हो गई, मंथ के हिसाब से। लेकिन आपने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो सबकी याद करनी है, एक की तो आपने याद नहीं करनी है ना। कोई ट्रिक बताएं मुझे, ऐसा ट्रिक बताएं जो वाकई वैलिड हो। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो वैलिड मैं जो है ना ट्रिक यूज़ करता हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन आप कोई ऐसी बात बताएं जो वाकई लगे कि जो है ना। जी जी। अच्छा। हाँ जी जी जी। लेकिन आपसे जो जीके में क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएं कि इनमें से कौन सा है, वहां पे सेंचुरी का ऑप्शन ही ना हो तो क्या करेंगे? समझ आ रही है बात? ठीक है। सर मैं एक बार ऐसे याद कर लेता हूँ, जो ईयर होता है 1817, जैसे सर सैयद अमन खान की बाय चांस की 70 प्लस 70 की, जी जी। तो जो बाय चांस ये है कि ठीक है सब हो जाती है। हाँ ईयर हाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें डेट्स जी। सर ये होती है कि 25, तो उसमें सर 85 आ जाता है। हाँ हाँ। जैसे डेट्स होती है कायदे होती है अलामत पर, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ ईयर और उसके मंथ। अच्छा चले, आप कुछ बताएं, पाकिस्तान स्टडी के हैं आप, कैसे याद करते हैं किसी डेट ऑफ बर्थ को, किसी फैक्ट्स को, फिगर को, कैसे मेमोराइज करते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपकी मेमोरी में हो? ईयर वाइज कैसे? घबराएं नहीं, तसल्ली से बताएं। अच्छा आप बताएं भाई। आप नहीं पता है कुछ? अच्छा आप बताएं सर। जी जी आप जी। अच्छा चले मैं आपको बता दें, जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ ना वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड ये मैं यूज़ करता हूँ कि अगर किसी भी शख्स की डेट ऑफ बर्थ है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, सर सैयद अहमद है, सर हिंदी हैं, कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, जितने भी जो है ना इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं कैसे याद करता हूँ? मेरा पर्सनली जो है ये है कि मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सर सैयद की डेट ऑफ बर्थ याद करनी है ना, तो पहले तो मैं पढ़ता हूँ कि 1817, ठीक है, 1817 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 18 एंड 17। तो इसको मैं याद कैसे करता हूँ कि इसको मैं याद ऐसे करता हूँ कि जो 1817 है इसको मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ सिमुलेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि जो अयाज की डेट ऑफ बर्थ है ना वो है सर सैयद की डेट ऑफ बर्थ। जब भी मैं अयाज को याद करता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे सर सैयद की डेट ऑफ बर्थ याद आती है। समझ आ रहा है कुछ? वो एक तो मेथड ये है, एक मेथड ये है, मैंने आपको बताया, एक मेथड ये है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको क्या कर देता हूँ, उसके साथ सिमुलेट कर देता हूँ और वो मुझे याद हो जाती है। एक मेथड। जी जी। उनका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करना है, आप उसका सिर्फ नाम याद रखो, अयाज, इनफ, बस। इसकी डेट ऑफ बर्थ मैं करके क्या करूंगा यार? ठीक है। हाँ वो बता किसे? नाम, नाम जस्ट आपने लिखनी है, डेट ऑटोमेटिकली माइंड में तो होगा ना आपका, इतना माइंड तो काम करेगा यार। अयाज 1817 है बस। किसी दूसरे के साथ अटैच कर दे, ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप टेक्निकली उस डेट ऑफ बर्थ को टेक्निकली याद करें। फॉर एग्जांपल अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 27 अक्टूबर, ठीक है, 1817 ऐसे है। तो सिंपली अब इसमें क्या ट्रिक है? अब इसमें ये ट्रिक है कि ये 18 स्टार्ट में आ रहा है, 17 बाद में आ रहा है। एक तो ट्रिक ये है, ये कर लें आप, 18 से 1 माइनस कर दें यार, 17 आ जाता है, ठीक है। एक ट्रिक ये है। तो दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूं। ये तो तीसरी ट्रिक ये है, किसी की भी डेट याद करनी है अपने साथ बैठे हुए दोस्त के साथ, उसको 2-3 मरतबा रिपीट करें, उसको बताएं, अपने दोस्त के साथ बैठे हुए उसको थोड़ा सा रिपीट करें, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ये 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड क्या है? चौथा मेथड ये है कि आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करें। रीडिंग आप क्या करें?
बहुत ज़्यादा करें। जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे ना तो फिर इनको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पैचअप होती जाएंगी। नहीं, आपने एक्सपीरियंस किया है? कितनी किताबें पढ़ी हैं? कौन कौन सी पढ़ी बताओ? जी। हम्म। मेरे ख्याल फिर असल में नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सिंपली ये 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा इन पे काम करके देखें और आपको बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। टेक्निकली इनको थोड़ा सा करें क्योंकि ये चीज़ें हैं टेक्निकली मेमोराइज करने की चीज़ें हैं, इसलिए आपने इन पे टेक्निकली काम करेंगे तो फिर आप जो है ना आगे चल सकेंगे। बाकी ऐसे तो अभी आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेके आए और आपको याद तो नहीं ठहरेगी, डेफिनेटली नहीं ठहरेगी। तो उनको थोड़ा सा टेक्निकली आप तरीके से करें। 1817 बस, पहले 18 आता है और फिर उसके बाद 17 आता है, ऐसे भी, या ऐसे करें कि 18 7 माइनस कर दे 17 हो जाएगा आपका, सिंपली। ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन उसके बारे में यही आता है कि 1870। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आता है कि सेकंड क्वेश्चन जीके में यही पूछा जाता है कि कहां पे, किस शहर में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए जी? कहां पे? दिल्ली। और दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है, ये लिख लें। अच्छा, चलें, ये तो हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, अब इसकी डेट ऑफ डेथ याद करते हैं। डेट ऑफ डेथ कैसे याद करते हैं? क्या डेट ऑफ डेथ है? 1898, ठीक है। अक्टूबर है, मार्च है, 27 मार्च। अब 27 मार्च को याद करने में क्या ये प्रॉब्लम है? 23 मार्च आती है यार हमारे पास, तो बस 5 मिनट 5 डेज प्लस कर दें और 27 मार्च बन जाती है। टेक्निकली मैंने यही कहा कि फैक्ट्स फिगर को आप टेक्निकली थोड़ा सा करेंगे ना फिर याद ठहर जाएंगे आपको। मुझे पर्सनली याद नहीं, मुझे कभी भी मैंने बैठ के ना वो डेट ऑफ बर्थ या किसी की फैक्ट्स फिगर को बैठ के ना याद किया हो, पर्सनली मुझे कभी याद नहीं है। ठीक है, ये 4 मेथड्स मैं अप्लाई करता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड मेरा होता है रीडिंग्स का। बुक्स बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, वॉर के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे याद होती जाती हैं। ठीक है, तो 27 मार्च 1898 उसकी डेट ऑफ डेथ है। अब इसमें क्या है, अब सिंपली वही चीज़ें हैं, ये 18 है, ये 98 है। सिंपली 18 का हाफ क्या होता है? 18 का हाफ 9 होता है, 1 माइनस कर दें 8 हो गया। इस तरीके से याद करना। अच्छा, जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन ये होता है कि कहां पे उनकी डेथ हुई। चौथा क्वेश्चन क्या आता है आपका? कहां पे उनकी डेथ हुई। कहां पे हुई डेथ? आईआर वाले जी, कहां पे? अलीगढ़ में। अच्छा, अलीगढ़ इंडिया की कौन सी रियासत में आता है बताएं? इंडियन किस स्टेट में? थोड़ी देर बाद, ठीक है, कौन सी इंडियन स्टेट में आता है? आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछ सकता है कि अलीगढ़ में उनकी डेथ हुई और वो अलीगढ़ इंडियन किस स्टेट में आते हैं? पता है किसी को? सरफराज नहीं पता है? उत्तर प्रदेश, यूपी, लिख लें, ठीक है। अच्छा, तो ये थी इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, जहाँ पे वो पैदा हुए, उसके बाद क्या जहाँ पे उनकी डेथ हुई। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात इसमें उनकी जो डेथ है, कहाँ पे वो दफन है, ये भी जो है ना वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे वो दफन है जी। यार अभी आपने कहा कि अलीगढ़ में, तो मुरादाबाद कहाँ से आ गया मुरादाबाद? ठीक है, बताएं कहाँ पे दफन है? नहीं, ऐसे नहीं है यार।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद है, उसके पास में दफन है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद है उनके नाम से, फिर वहीं के उनके साइड में दफन है। जिस तरह हमारे अल्लामा इकबाल कहाँ पे दफन है? हाँ, सेम वहीं पे वही किस्सा जो है ना सर सैयद अहमद खान। अच्छा, इनकी ये डेट ऑफ बर्थ हो गई, प्लेस हो गई, डेट ऑफ प्लेस भी हो गई, सारी ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं अभी। तो अर्ली लाइफ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे जीके में भी पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है कि उनका ओरिजिनल नेम क्या था। ओरिजिनल नेम बताएं, सर सैयद का ओरिजिनल नेम बताएं। अहमद क्या? नहीं, पाकिस्तान स्टडी वाले आप बताएं। नहीं पता है? सर आप जी अहमद ही पढ़ा है। वसीम सैयद अहमद जी, अहमद अली खान? नहीं, उनका असल नाम है अहमद तकवी। हाँ, बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स में आपको उनका नाम अहमद तकवी भी मिलेगा, एक दूसरा नाम भी मिलेगा खान बहादुर। ये नाम भी आपसे जो है ना पूछा जाएगा, या उनमें भी आता है, कभी कभी डिफरेंट नाम के साथ इनको जो है ना किया जाता है। तो ये इसकी हमने इसकी अर्ली लाइफ पढ़ रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, जो छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उनके बेटे का नाम बताएं। अर्ली जो उसकी लाइफ है उसको तो आप देखेंगे ही देखेंगे। मैंने यही कहा कि हम इसकी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट में अर्ली लाइफ पढ़ रहे हैं, बाद में उसने क्या सर्विसेज की वो हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बेटे का क्या नाम है? क्या? सैयद मोहम्मद, लिख लें सैयद मोहम्मद। उनके फादर का नाम भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, और आपके उस पेपर में सीटीडी है या जो भी है उनके पेपर में, जीके के पेपर में उनके फादर का नाम भी पूछा जाता है। क्या नाम है उनके फादर का नाम? सर आप बताएं। जी नहीं, सैयद मोहम्मद मुत्तकी, लिख लें सैयद मोहम्मद मुत्तकी। हाँ, नहीं सिराजुल्लाह कोई, सैयद हादी आलमगीर उसके दादा का नाम है, टाइटल कुछ और है, ठीक है। तो ये उनका थी फैमिली बैकग्राउंड, उनके नाम वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके के पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं जी। नहीं, वो नहीं पूछते हैं, इतना नहीं पूछते, जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी है तो नहीं उसमें से भी पर्टिकुलर, ठीक है। सैयद मोहम्मद, जी सैयद मोहम्मद, ठीक है। तो उनकी जितनी भी फैमिली थी, सर सैयद की जितनी भी फैमिली थी, वो मुग़ल एम्पायर में जो है ना सारे के सारे मुग़ल एम्पायर में काम करते थे। उनके वालिद जो है वो भी मुग़ल एम्पायर में थे, बहादुर शाह ज़फ़र। फिर उनके दादा जो आलमगीर हैं वो अकबर के दौर में थे, वो भी बड़े किसी ओहदे पर मौजूद थे। और ये भी जो है ना मुग़ल सल्तनत से जो इनका ताल्लुक़ है वो वहीं से जुड़ा हुआ है। फिर जैसे ही मुग़ल सल्तनत ख़त्म होती है, या मुग़ल सल्तनत के साथ ये फिर जो है ना अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं, और ब्रिटिशर्स के साथ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जो है भी जॉब है, जो भी सर्विसेज है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उनके क्या हो जाती है, उनके फादर की डेथ हो जाती है। उनके फादर की डेथ हो जाती है। उस डेथ के बाद जो है सर सैयद अहमद, ठीक है, वो आगे है ना, वो आगे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। 1837 में ब्रिटिशर्स के पास ये जॉब करते हैं, और जॉब जो है किसी कोर्ट में एज अ क्लर्क के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो उसका जो वहीं का नाम है ना सरिश्तेदार उसको कहते हैं, सरिश्तेदार उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी लैंग्वेज में हम उसको क्लर्क कहते हैं, और आपने बाबू का लफ्ज़ भी सुना होगा। और ये जो बाबू का लफ्ज़ है वो भी इंडो पाक हिस्ट्री से आया है, ठीक है, वहीं से ये सारे लफ्ज़ चलते आ रहे हैं। 1837 में उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दी एज अ क्लर्क, मुग़ल उसमें ब्रिटिशर्स के पास कोर्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए, अब सिंपल सी बात है, ये 1817 है और 1837 है, इसके बीच का कितना पीरियड हुआ?
20 साल का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर सैयद अहमद किस एज में जॉब करना स्टार्ट किया या कलरक बने, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, जब उन्होंने 1837 में कलरक के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अब देखें 1857 में जंग स्टार्ट हो चुकी है, और जंग स्टार्ट हो चुकी है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है। उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जो सर सैयद थे वो किस इलाके में जज के तौर पर काम कर रहे थे, किस एरिया में? उस एरिया का नाम बताएं जी। नहीं, इंडिया तो सारा इंडिया है यार, ये नाम है उनका, बिजनौर उनको कहते हैं इलाका। जज के तौर पर वहां पे ये काम कर रहे थे उस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद उनको मुरादाबाद में जज के तौर पर ट्रांसफ़र किया गया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के तौर पर फिर उनको गाज़ीपुर में भेज दिया गया। ठीक है, अच्छा, जो बहादुर शाह जफ़र ने सर सैयद को टाइटल दिया था, वो टाइटल क्या था? नहीं, सर का टाइटल बहादुर शाह जफ़र ने नहीं दिया था, सर का टाइटल तो किसी और ने उसको दिया था, ब्रिटिश ने दिया था सर का टाइटल। कौन से ईयर में दिया था वसीम, ये बताओ मुझे। पाकिस्तान स्टडी वाले हो ना आप, कौन से ईयर में सर सैयद को सर का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया? हो जाएंगे यार, टेक्निकली लो उनको। ठीक है, अच्छा, जो टाइटल उनको दिया वो टाइटल था जवादुल दौला। जवादुल दौला ये भी एक टाइटल है, दूसरा है आरिफ जंग, ये भी उनको टाइटल जो है सर बहादुर शाह जफर ने दिया था। तो ये सारी थी उसकी अर्ली लाइफ हमने पढ़ ली। अच्छा, इसके बाद आते आते हैं उसकी सर्विसेज, जो उसने सर्विसेज मुसलमानों के लिए उसने काम किया, वो सारी की सारी सर्विसेज को हम पढ़ते हैं। उनमें से पहली सर्विस है वो है उनकी जी, कहाँ से पकड़ा हुआ है यार, एजुकेशन नहीं पूछते हैं ना, जीके में क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते हैं। अब अर्ली लाइफ में अगर मैं आपको बता देता हूँ अर्ली लाइफ में क्या हुआ, अर्ली लाइफ में स्टार्ट में उसने क्या किया, उनको उनके वालिद ने ही घर में बैठ के पढ़ाया। पर्शियन, अराबिक, वो जितनी भी लैंग्वेजेस थी, वो लिटरेचर था पर्शियन और स्पेशली अराबिक का जो है ना लिटरेचर, कुरान पाक, वहीं से उनके वालिद, क्योंकि उनके वालिद तो बड़े मुतकी और जो है बड़े इमाम थे उस वक़्त के, और वो ब्रिटिश में भी काम कर रहे थे, मुगल एम्पायर में तो ऑलरेडी वो काम एज एन एडवाइज़र काम कर रहे थे। तो उनकी जो एजुकेशन थी स्पेशली वो घर से ही थी। बाद में फिर उनके जो है उनके वालिद ने किसी उस्ताद को कहा, फिर उन्होंने इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी, अराबिक लिटरेचर पढ़ा, पर्शियन लिटरेचर पढ़ा, इस तरीके से फिर उसने चीज़ें आगे लेकर गए। ठीक है, अच्छा, जवादुल दौला और आरिफ जंग, ये उनको टाइटल मिले। ठीक है, अभी हम उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज क्या में आते हैं कि मुसलमानों के लिए उसने पॉलिटिकल सर्विसेज क्या दी। अच्छा, किस ईयर में सर का टाइटल मिला था वसीम? जी हाँ, 80 यही डेट है। बहुत सारे बुक्स मैंने चेक की और उसमें सोर्सेज में 87 भी कहीं पे लिखा हुआ है, 88 भी लिखा हुआ है। ठीक है, सर का टाइटल उनको किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया था, ये बात याद रखनी है आपने जी। हाँ, उस वक़्त जो कंपनी में काम कर रहे थे, उस वक़्त जो लॉर्ड थे ना हमारे पास, उस लॉर्ड के ऑफिस में ये काम करते थे। उनकी सर्विसेज को देखकर जो है ना उनको जो है ना 1887 में ये टाइटल दिया गया। फिर उसने ये पॉलिटिकली, फिर उसने एक रिसाला लिखा, उस रिसाले का नाम था असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद, उसको इंग्लिश में कहते हैं कि ऐसे ऑन द काजेज ऑफ द रिवोल्ट या इंडियन रिवोल्ट। अब उसने क्या किया, जो ऐसे उस पर लिखा काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, उसने क्या किया, उसने वो सारी वजूहात बताई उसमें कि ये जो आप मुसलमानों को कहते हैं कि ये रिवोल्ट मुसलमानों की वजह से हुआ, ये ऐसे
उसने वो काजिज बताए कि उसने बताया कि ये मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ। वो उसने सारी की सारी काजिज उसमें बताएं कि आपने क्या किया, उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उनको सारा का सारा आपने क्या कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से ये हुए, इसी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। और उस रिवोल्ट के बाद सारी चीज़ें क्या हुई गई, सारी की सारी जंग स्टार्ट हो गई। जब ये चीज़ें हुई तो उसने रिसाला लिखा, क्या नाम था उसका, असबाब बगावत हिंद, उसको उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं काजिज ऑफ द, ऐसे ऑन द काजिज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। क्वेश्चन ये आपसे, ये 2 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है असबाब बगावत हिंद किसने लिखा था, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असबाब बगावत हिंद किस ईयर में लिखा गया, पता है किसी को? 1873, असबाब बगावत हिंद, ठीक है, इस ईयर में। अच्छा, उसके बाद एक और उसने लिखा लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। उसने उसी में भी यही बताया कि आप समझते हैं कि वो, क्योंकि वो तो अंग्रेज के पास काम करते थे ना, सर सैयद अंग्रेज के पास करते थे, वो उनके लॉयल्स थे, लेकिन काम किसके लिए कर रहे थे, मुसलमानों के लिए कर रहे थे। लॉयल्स तो ब्रिटिशर्स के थे। तो उसने उसमें क्या लिखा, जब उसने कहा कि लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया जो है, उसमें उसने बताया कि ये लोग जो है ना आपके लॉयल्स थे, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई जिसकी वजह से रिवोल्ट हो गया। तो ये भी आपसे जीके में पूछा जाता है कि जो लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसने लिखा था, जीके में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया किस ईयर में लिखा गया, पता है किस? 80? नहीं, इसको 2 साल प्लस कर दें बस, ठीक है, चीजों को टेक्निकली ले हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद ये चीज़ें हो गई कि अब देखिए सारी की सारे रिवोल्ट हो गया, अब बगावत हिंद भी हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के पास आ गई। अब क्या हो रही थी, अब पॉलिटिक्स हो रही थी। अब सारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रही थी, पॉलिटिक्स हो रही थी। अब पॉलिटिक्स तो हो रही थी, लेकिन सर सैयद जो है अपने मुसलमान हैं जितने भी हैं, उनको कहते हैं कि आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, आपने क्या करना है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी, उनको कहा गया तो आप तो एजुकेशनल हिसाब से तो बहुत ही आप जो है पीछे हैं, इन पीछे रह जाने की वजह से आपको पॉलिटिक्स के जो गेम के रूल हैं वो आपको पता नहीं है। अब जब आपको गेम के रूल पता नहीं है, जितने आप बैकवर्ड हो उससे आप डबल बैकवर्ड हो जाओगे, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आपको कुचल डालेंगे, आपको जो है ना आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब वो सर सैयद उनको रोक रहे थे कि आपने नहीं जाना, आपने कहाँ नहीं जाना, आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना। फिर क्या हो गया 1885 में 1880 एक पार्टी बनती है, उसका नाम बताओ, पाकिस्तान स्टडी वाले आप बताओ, अशफाक आप बताओ। नहीं, कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी बनती है। इस कांग्रेस पार्टी जब 1885 में बनती है तो सर सैयद उनको रोक रहे होते हैं कि आपने इस पार्टी में नहीं जाना। उसकी वजह है, आगे मैं डिफाइन करूंगा कि इस पार्टी में आपने क्यों नहीं जाना, उसकी वजह है क्योंकि सर सैयद समझ गए थे कि ये जो पार्टी इन्होंने बनाई है 1885 में, ये कभी भी मुसलमानों के हक के बारे में कभी भी बात नहीं कर सकती। जब ये उनके हक के बारे में बात नहीं कर सकती तो आप वहां जाकर क्या करेंगे फिर? तो वो हमेशा उनको पॉलिटिक्स से क्या करते रहे, हमेशा उनको पॉलिटिक्स से रोकते रहे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो मुसलमान जितने भी हैं वो कम पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे लेकिन क्या थे, कम पढ़े लिखे थे, उनको पॉलिटिक्स के जो रूल्स हैं वो नहीं पता थे, इस वजह से वो उनको रोकते रहे। तो स्टूडेंट्स भी जितने हैं वो भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहे फिलहाल, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन मास्टर लेवल है उसके बाद कर लें, फिर ठीक है, चल जाता है। अच्छा, फिर क्या किया, इसी पार्टी ने सर सैयद को भी इनवाइट किया इनविटेशन के लिए, इसी पार्टी ने।
कहा कि आप आ जाएं, हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और हम साथ मिलके जो है ना इंडिया में काम करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। बट सर सैयद ने क्या किया? रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या किया? सर सैयद ने एक कॉन्फ्रेंस बनाई। उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था वसीम? जल्दी से बताओ, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था जिस पे सर सैयद ने या मुस्लिम जितने भी थे वहीं पे जाके उस कॉन्फ्रेंस में हमने पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना मुसलमानों के डिस्कस करते थे? उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था और वो कौन से ईयर में थी? हाँ नहीं, हाँ सही है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, MEC, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किस ईयर में आई? 86। सिंपल सा रूल ये है कि इसमें 1 प्लस कर दो बस, ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दो। 86 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आई। वहीं पे ही जितने भी सारे जो है मुसलमान है, सर सैयद है, जितने और लीडर हैं, वो वहीं पे जाके उसी कॉन्फ्रेंस में हमने पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करते थे और वो सारे के सारे जब उनको सॉल्व करते थे फिर यही जो है आगे बढ़ते थे। इसी तरह से फिर उसकी एक कोटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 nations are like 2 eyes of the beautiful bride। 2 nations are like 2 eyes of the beautiful bride। इंडिया के बारे में कहता है कि जो 2 कौमें हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, ये जो है किसी खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं। वो इंडिया के बारे में कह रहा था। और आपसे मैंने एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, इसी कोटेशन के बारे में पूछा गया कि ये कोटेशन किसकी है, ये कोटेशन किसकी है? तो वो ये कोटेशन भी सर सैयद की है। ये कोटेशन आप लिख लें, 2 nations are like 2 eyes of the beautiful bride इंडिया। 2 nations तो ये सारी की सारी उनकी, क्योंकि स्टार्ट में क्या था, सर सैयद समझते थे कि ये जो 2 मुसलमान, हिंदू और मुसलमान है ना, दोनों साथ है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी क्या हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते। बाद में उनको ख्याल आया कि ये 2 अलग कौमें हैं, लेकिन स्टार्ट में ये वो यही समझते रहे कि ये क्या है, दोनों एक साथ है, लेकिन बाद में उनको ख्याल आया कि ये दोनों क्या हैं, अलग कौमें हैं। तो हमने इनकी पॉलिटिकल जो है सर्विसेज को पढ़ा, देखा उन्होंने क्या क्या पॉलिटिकली तरीके से किया। अब हम उनकी तरफ आते हैं एजुकेशनल सर्विसेज की तरफ। एजुकेशनल सर्विसेज की तरफ जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि सर सैयद की वजह से जो बरसगीर में मुसलमान थे ना, वही आगे बढ़ सके। अब वो किस तरीके से बढ़ सके, उसने एक तहरीक चलाई। उस तहरीक का नाम था क्या? एक मुट्ठी आटा। तहरीक सुनी है किसी ने? एक मुट्ठी आटा। किसी सर सैयद ने एक तहरीक चलाई। उस तहरीक में क्या था? उस तहरीक में ये था कि उसने कहा कि अभी बरसगीर में जितने भी मुसलमान हैं 3 टाइम का खाना तो ज़रूर खाते हैं। अब उस 3 टाइम के खाने में जब भी वो औरत, वो घर वाले कभी भी जब भी ये 3 टाइम का खाना बनाएंगे ना, जितना भी रोटी पकाएंगे, उस रोटी में से सिर्फ एक मुट्ठी लेकर अलग रख देंगे। एक मुट्ठी आटा क्या करेंगे? अलग रख देंगे। अब वो अलग रखते रखते उनको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। और सर सैयद खुद वो शख्स वो क्या करते थे? इस सारे आटे को वीकली बेसिस पे कलेक्ट करते थे। इस आटे को क्या करते थे? वीकली बेसिस पे एक एक घर से सर सैयद खुद कलेक्ट करते थे। और वो कलेक्ट करके क्या करते थे? इसी कलेक्ट करने की वजह से उन्होंने क्या किया? 59 में एक मदरसा कायम किया। 59 में क्या किया? एक मदरसा कायम किया कि उनको, क्योंकि तो वो उनके पास इतना फाइनेंस तो था नहीं मुसलमानों के पास, वो तो ऑलरेडी उस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में थे, तो वो और कोई सोर्स उनके पास था नहीं। तो उन्होंने ये तहरीक चलाई जिसकी वजह से क्या हुआ? वो आटा कलेक्ट हुआ, उनकी फाइनेंस बनी, फिर उन्होंने सारे के सारे एक्सपेंसेस किए। फिर उसी की वजह से उन्होंने 59 में जाकर क्या किया? 1859 में जाकर उन्होंने पहला मदरसा कायम किया। कहाँ कायम किया था? जल्दी से बताओ। मुरादाबाद में, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने? 1864 में 1864 साइंटिफिक सोसाइटी उसने बनाई।
1864 में साइंटिफिक सोसाइटी उसने बनाई। उस साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था? क्या काम था वसीम, जल्दी से बताओ। साइंटिफिक सोसाइटी का क्या काम था जी? उन लोगों का काम ये था कि जितनी भी मॉडर्न बुक्स लिखी हुई है इंग्लैंड में, इंग्लिश में लिखी हुई है, उनको कन्वर्ट करके उर्दू में कन्वर्ट करके जितने भी अपने मुस्लिम्स हैं उन तक पहुंचानी है, और वो सारा का सारा इल्म उन्होंने सीखना है। साइंटिफिक सोसाइटी का ये काम था। फिर उन्होंने 1864 में भी जाकर क्या किया, उन्होंने उसी साल जब वो ट्रांसफ़र हो गए गाज़ीपुर में, तो गाज़ीपुर में भी उन्होंने पहला स्कूल खोला। उस स्कूल का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, वाइवा में आपसे पूछा जाता है। उस स्कूल का नाम क्या था जो सर सैयद अहमद ने गाज़ीपुर में स्कूल स्टार्ट किया था? जल्दी से। नहीं, विक्टोरिया स्कूल, लिख लो जल्दी से। उसके बाद अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट भी वीकली बेसिस पे उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अंजुमन तरक्की मुसलमान, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक और जो है तहरीक स्टार्ट की, अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद। वो कौन से ईयर में स्टार्ट की सर आप बताएं? अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद, जल्दी से। 1870 में, ठीक है। ये भी आपसे जीके में पूछा जाता है कि अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद किसने स्टार्ट की। अच्छा, उसके बाद तहजीबुल इखलाक कब पब्लिश की गई? जल्दी से। तहजीबुल इखलाक 6 साल प्लस कर दें, जल्दी से। 76 में। अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने एक और जो है मदरसा कायम किया, मदरसातुल उलूम मुसलमान हिंद, मदरसात-ए-उलूम मुसलमान हिंद। वो कब कायम किया उन्होंने? 75 में। ये सारी जीके की बातें मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपसे पेपर में आएंगी और देखेंगे आप। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उस मदरसे को कन्वर्ट किया MAO स्कूल। MAO स्कूल कब बना? जल्दी से ईयर बताएं वसीम, जल्दी से। पाकिस्तान स्टडी वाले आप बताएं जल्दी से। 1874 में पूछा जाएगा, आपके पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये कन्वर्ट हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल के बाद क्या हो गया, कॉलेज हो गया। कौन से ईयर में कॉलेज हो गया था? 7 में, ठीक है। 3 ईयर प्लस कर दें। मजे का सवाल यह है कि कॉलेज की जो इनॉग्रेशन थी किस लॉर्ड ने की थी? जल्दी से पाकिस्तान स्टडी वाले जल्दी से बताएं। माउंट बैटन तो लास्ट में आए थे 1947 में, वो कैसे आएंगे आप? नहीं, जल्दी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि MAO कॉलेज की 1877 में किसने इनॉग्रेशन की थी? नहीं, लॉर्ड लिटन, लिख लें। वो मैं आपसे इसके बाद स्टार्ट करता हूं, लॉर्ड लिटन। अच्छा, MAO कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? ये भी आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज? जल्दी से, ये जीके में आपसे पूछा जाता है। हाँ यूनिस, हाँ बताएं जल्दी से। थियोडर बैक उनका नाम था। कॉलेज का कह रहा हूं, थियोडर बैक उनका नाम था, फर्स्ट प्रिंसिपल थे। और उनको किसने अपॉइंट किया था? यह भी आपसे पूछा जाता है, जल्दी से। हाँ, किसने अपॉइंट किया था फर्स्ट प्रिंसिपल को? MAO कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल को किसने अपॉइंट किया था? जल्दी से आप बताएं। नहीं, ह्यूम कैसे आएगा? सर सैयद ने किया था ना यार, सिंपली थी बात है, ठीक है। अच्छा, MAO कॉलेज के जो अलुमनाई हैं वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। मौलाना शिबली है, नवाब मोहसिन मुल्क है, मौलाना जफ़र है, मौलाना जौहर है। ये सारे के उसके जो है MAO कॉलेज के क्या है अलुमनाई, ये उनकी सारी की सारी एजुकेशनल सर्विसेज थी। इसके बाद हम आते हैं कि सोशल और लिटरेरी सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में उसने तहजीबुल इखलाक उसने बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्फन थे उनके लिए अलहदा सा हाउस बना दिया।
ऑर्फनेज सिस्टम उनके लिए, ये सारा का सारा सोशल में था। फिर उन्होंने क्या किया, मुस्लिम रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम किए। उसके बाद अंजुमन तहरीक उर्दू, अंजुमन तहरीक उर्दू, वो भी सर सैयद ने स्टार्ट किया। लिटरेरी सर्विसेज में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत सारी एजुकेशनल सर्विसेज मुसलमानों के लिए उसने स्टार्ट की, और एक डिफरेंट तरीके से उसने एक नया प्रोज उर्दू में, उर्दू का जो नया प्रोज है, प्रोज समझते हैं ना आप सरफराज? प्रोज क्या है? प्रोज लिटरेचर वाला कौन है? कौन है? हाँ, प्रोज क्या है जल्दी से? हाँ हाँ, उर्दू का पता है ना, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? नसर सुना है ना यार, एक नज़म होती है, एक नसर होती है, ये नसर है। प्रोज ये नसर है, हाँ ठीक है। तो इसने जो है सर सैयद ने लिटरेरी ये स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है इनको सब कॉन्टिनेंट में फाउंडर ऑफ उर्दू प्रोज भी कहा जाता है। ये सारी उसकी सोशल दी और लिटरेरी सर्विसेज थी। इसके बाद कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो वो कंक्लूजन ये है कि कभी कभी उनको कहा जाता है कि आप तो प्रो ब्रिटिश थे। क्या थे आप? सर सैयद को कहा जाता है कि आप क्या थे? आप तो प्रो ब्रिटिश हैं। और कभी कभी आपको उनको कहा जाता है कि आप प्रो मुस्लिम्स हैं। आप क्या समझते हैं कि वो प्रो ब्रिटिश थे या प्रो मुस्लिम्स थे? जी प्रो मुस्लिम थे सर। अच्छा, हाँ बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, CSS के 2015 में आया है, 2015 में 16 में आया है कि वो। इसकी मैं एक और बात बताऊं, जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था 1857 का ना, उसमें इसने कहा था कि ये जो बगावत की है लोगों ने ना, ये बगावत वाकई बगावत की है लोगों ने। ब्रिटिशर्स को इसने कहा, सर सैयद ने ब्रिटिशर्स को इसने कहा कि वाकई इन्होंने बगावत की है, इसको क्रश कर दें, इनको इस बगावत को क्रश करें। उसने ये बात की थी। सर वो जानते थे उसके बाद मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है, बात देने वाला, दैट्स व्हाई वो चुप रहे। उनकी तरफ एक दफा व्यू थे कि उसके बाद जो चावले को इधर जी जी जी, देन उसके बाद एजुकेशनल सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज उसने जो दी है वो लाजमी मुसलमानों आप बताएं सर, प्रो ब्रिटिश थे या प्रो मुस्लिम थे, क्या थे? आपके आइडिया में क्या आ रहा है? अच्छा, अंग्रेजों को खुश कर रहे थे। जी जी जी, मैंने सुना कि काफी टाइम पहले हुकूमत बरतानिया से पैसे के शायद लीडर है वहाँ का, जी जी, उसे वहाँ इन्होंने देखा कि ना मुझे चोर नजर आ रहा है ना मुझे फकीर नजर आ रहा है। जब वो वापस चले जाते हैं तो उनकी जो आवाम होगी उनसे पूछे सर आपने क्या देखा, ना मुझे चोर नजर आया ना मुझे जो ना उसकी वजह क्या है। अच्छा तो इसको जो हम क्या करेंगे, तालीम का सिलसिला हम चेंज करेंगे। अच्छा, जी, तो आजकल देखा जाए सर, एक बच्चा है वो आगे भी भेजे इंग्लिश की तरफ है, उर्दू हमारी कौमी से बात आने से दूर है। हाँ तो चाइना देखे दूसरे कंट्रीज क्यों मेरे ख्याल से ये है कि मैं आपको बताऊं, वो सारी की सारे ना इंसिडेंटली चीज़ें हो गई, सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई। उसने कहा, मुसलमानों का कहा कि आप जो है इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब वो उसकी वजह थी इंग्लिश पढ़ने की, क्यों स्टार्ट कर दें, वो कह रहे थे कि मुसलमानों के आप क्या करें, आपके पास और कोई भी कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है ब्रिटिशर्स के साथ, आपको इंग्लिश आएगी, साइंटिफिक नॉलेज होगी, आप तभी जो है ना ब्रिटिशर्स को बता सकेंगे कि जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था हम उसमें नहीं थे, हम बागी नहीं थे, वो उनको बता। लेकिन बाद में चीज़ें क्रिटिसाइज इस तरीके से हो गई, क्रिटिसाइज इस तरीके से, वो तो कह रहे थे कि आपने उनको जो है बरसगीर में इंग्लिश किसने लाई? सर सैयद ने। अब फिर वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, इंसिडेंटली सारी की चीज़ें मिस हो गई। फिर कभी कभी जो है ना कुछ लोग उनको प्रो ब्रिटिश भी कहते हैं, कभी कभी उनको लोग जो है प्रो मुस्लिम्स भी कहते हैं। ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया। जल्दी से बताएं, थोड़ा सा एक और शॉर्ट टॉपिक है वो मैं आपसे बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ रहे क्वेश्चन है नहीं, उनको डेट नहीं थी, उनको ऐसे सिर्फ समझा गया, उनको उर्दू प्रोज का, मॉडर्न उर्दू प्रोज का कहा गया कि ये जो है ना फाउंडर है। और इसी में जो अभी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी अब इसी में है वो। अब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या थी? पहले तो सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि कौन से ईयर में हुई, जल्दी से बताएं वसीम। 67 में, ठीक है, ये लिख लें जल्दी से, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। अब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में हुआ क्या
जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो समझते थे कि हमारे पास कौन कौन से नेशंस आ चुके हैं, आर्यन्स हमारे पास आ चुके हैं, अरब हमारे पास आ चुके हैं, और ये आपके पर्शियन हमारे पास आ चुके हैं। जो बाबर था तो वो तो पर्शिया से आया था, तो पर्शिया कहाँ से था, तो वो तो सारी की सारी सेंट्रल एशियन स्टेट से आया था। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट आती हैं, जल्दी से बताएं, पता है किसी को? आईआर वाले आप बताएं, आईआर वाले को पता होगा। हाँ आप बताएं सर। जी जी जी, ये सारी की सारी जो है आपकी सारी की सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स है। ये चीज़ें आप याद कर लें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स कौन सी होती हैं, वेस्टर्न एशियन स्टेट्स कौन सी होती हैं, ईस्टर्न कौन सी हैं, और आपकी नॉर्थ ये कौन सी है। इसके वो दूर है, वो दूर है, उसको छोड़ दें, ठीक है। आप सिर्फ एशिया में रहकर सेंट्रल, वेस्टर्न और नॉर्थ जो है ना, ये थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लें, इनके बारे में सर्च कर लें। तो वो जितनी भी ये आई थी, अरब आए थे, पर्शिया वाले आए थे, टर्क्स आए थे, ये जितने भी आ गए थे ना, इन्होंने क्या किया, वो सिर्फ खुद नहीं आए थे, वो अपनी ज़बान भी लेकर आए थे। यहाँ पे बरे सगीर में अपनी ज़बान भी लेकर आए थे। जब वो अपनी ज़बान लेकर आए तो वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या थी, वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या हो गई, वो सारी की सारी लैंग्वेज ये हो गई, क्या वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मिक्सचर बन गई। तो लोगों ने क्या किया, उस सारी की सारी लफ्ज़ मिक्स हो गए। तो वो उर्दू में कहते हैं ना कि खिचड़ी ज़बान का लफ्ज़ है, ऐसे कहते हैं नहीं, हाँ ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे इसके कंफर्म नहीं है। तो वो कहते हैं कि मिक्स ज़बान है, उसमें बहुत सारी ज़बानों के दूसरे काफ़ी जो है ना लफ्ज़ आ जाते हैं। इस वजह से क्या हुआ, इन नेशंस के साथ वो सिर्फ लोग नहीं आए थे, वो अपनी ज़बानें भी लेकर आए थे, और वो ज़बान क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो बरसगीर में जो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि मुग़ल के पीरियड में जो बरसगीर में ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी जी, पर्शियन थी, पर्शियन। उर्दू को जो है 1837 में एक्सेप्ट किया गया कि अब जो है कोर्ट की ज़बान या ऑफिशियल लैंग्वेज जो 1837 में उनको बताया गया, 1837 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उर्दू। अब फिर क्या हो गया, जब ये इसको एक्सेप्ट कर दिया गया, फिर वहीं से मैं बात को स्टार्ट करता हूँ। वो जितनी भी नेशन से अपनी लैंग्वेज को स्टार्ट करके आए, तो उनको कहा गया है कि ये जो उर्दू लैंग्वेज है ना, इंडियन समझ रहे थे, हिंदू समझ रहे थे कि जो लैंग्वेज है ये है लैंग्वेज ऑफ ट्रूप्स की ये लैंग्वेज है। अच्छा, दूसरा उनको नाम दिया गया कि ये जो लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ इन्वेडर्स है, लैंग्वेज ऑफ क्या है, इन्वेडर्स है। अच्छा, ये उर्दू हिंदी यहाँ से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर में उर्दू डेवलप हुई। फिर इसके बाद क्या हो गया, हिंदू और मुसलमानों की 1837 के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेकर 1867 में लड़ाई हो गई इस जबान पे। उनको कहा गया कि या तो हिंदी बनाओ या तो उर्दू बनाओ। हिंदू कह रहे थे कि हिंदी बनाओ, और मुसलमान कह रहे थे कि ये बनाओ आप। तो सर सैयद अहमद इसके अगेंस्ट में है, और उन्होंने कहा कि उर्दू ही जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बाकी और कोई लैंग्वेज नहीं होगी। अब इनकी जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जिस इलाके एरिया से एक्सपेंड हुई, उनके नाम है इलाहाबाद और बनारस। लिख लें आप कि उनका जो स्टेट वो एक्सपेंड हुई, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी की जो है ना स्टेट स्टार्ट हुई, वो इलाहाबाद और बनारस से जो है ना उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की। और बनारस उनका हेड क्वार्टर यही था। अच्छा, हिंदू जो कह रहे थे जी, नहीं ओ हाँ होगा, उसमें कोई एरिया होगा स्पेशली। ये जो इलाहाबाद है उसमें जो है बनारस है, वहीं से स्टार्ट हुई। अब हिंदू कह रहे थे कि उर्दू को क्यों नहीं बना ऑफिशियल लैंग्वेज, उसकी एक रीज़न वो दे रहे थे। वो रीज़न क्या दे रहे थे, वो जो कह रहे थे कि जो उर्दू के अल्फाज हैं वो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। जो उर्दू के अल्फाज हैं वो क्या हैं, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। उसके बाद वो रीज़न दे, जो पर्शियन स्क्रिप्ट है वो सिमिलर टू अराबिक है। वो पर्शियन है वो क्या है, सिमिलर टू अराबिक है। फिर थर्ड में वो बात कर रहे थे, जब अराबिक है तो उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि आपका मुसलमानों का कुरान भी तो उर्दू अराबिक में लिखा हुआ है। जब वो अराबिक में कुरान लिखा हुआ है तो वो तो मुसलमानों की होली बुक है। इस वजह से हम नहीं चाहते कि उर्दू अगर इनकी लैंग्वेज बन गई तो हम कहाँ जाएंगे। समझ आ गया, दैट वाज द रीज़न। और यही थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। लास्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी